Hello and welcome to Exam Quest. I hope all of you are doing great. आज हम इस पर्टिकुलर सेशन में 10th से 12th सितंबर के न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे वो डिस्कस करेंगे। आपकी क्लासेस 10 तारीख से नहीं हुई थी। 10 और 11 2 दिन नहीं हुई और उसका रीज़न ये था कि आई स्लिप्ड समवेयर और माय आर्म गॉट हर्ट। उसके कारण क्लासेस नहीं हो रही थी। आज से क्लासेस रिज्यूम हुई है। डोंट वरी, जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हम डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट। सो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स आज हैं। एक तो फ्रांस वाला आर्टिकल है जो फ्रांस में पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, बट उसके बियॉन्ड जाके फ्रांस में क्या प्रॉब्लम है वो तो हम देख लेंगे, वो आर्टिकल में पूरा लिखा है। बट हम सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी डिस्कस करेंगे और साथ में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो वहाँ पे वोटिंग का मेथड है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेके दो आर्टिकल्स हैं। एक तो इट्स लिंक विद प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, देन ऑल्सो एक म्यांमार का रेबल ग्रुप है, उनके साथ इंडियन गवर्नमेंट कोलैबोरेट करना चाहती है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए प्रोक्योरमेंट करने के लिए। ठीक है, तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या है, इनके साथ प्रॉब्लम्स क्या है, प्लस पीएलआई से इनका क्या कनेक्शन है और साथ में म्यांमार वाला सारा आर्टिकल हम डिस्कस कर लेंगे। दो आर्टिकल्स हैं, दोनों को क्लब करके पढ़ लेंगे। तो इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज हैं जो हमको डिस्कस करने हैं। एक तो जो फुल्ली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर हुआ है उस वो कैसे होता है, प्लस सेंसस में जो जियो टैगिंग का यूज होने वाला है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे आर्टिकल्स आएंगे वो डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, आज तक के आर्टिकल्स, एक्चुअली कल तक के आर्टिकल्स पूरे कवर हो जाएंगे। आज के भी एक दो आर्टिकल्स हैं जो हम कवर कर लेंगे। एक आर्टिकल है मार्स वाला और एक और आर्टिकल है जो मार्स में वाटर कंटेंट मिला है, एक्सप्लेन सेक्शन का आर्टिकल है, और एक और आर्टिकल है वो हम कल देख लेंगे, वो आज ही के न्यूज़पेपर में आया है। अदरवाइज हमारा सेशन बहुत ही लंबा हो जाता और जो कि होने भी वाला है शायद, तो हमको जल्दी से स्टार्ट करना चाहिए। सो आवर फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फ्रांस। फ्रांस में एक पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। कल अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो वहां पे प्रोटेस्ट की वीडियोस भी सामने आ रही थी। तो फ्रांस के पॉलिटिकल टर्मोइल का कारण क्या है उसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि वहाँ प्रेसिडेंशियल सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो वहाँ है, वहाँ की जो पॉलिटी है उसको हमको देखना पड़ेगा। तो हमको बेटर समझ आएगा कि वहाँ एक्चुअली चल क्या रहा है। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, इसमें दोनों ही जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है दोनों की ही कुछ फीचर्स इसमें मौजूद होते हैं। जैसे कि इसमें दोनों जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, दिस पर्टिकुलर पर्सन वाज द प्राइम मिनिस्टर। अब तो इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस वोट हो चुका है, तो ही इज नो लॉन्गर द प्राइम मिनिस्टर। अब ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं, बट ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर। और जो हम पढ़ते हैं या हम देखते हैं आए दिन न्यूज में, इमैनुअल मैक्रोन वो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पीएम भी होते हैं और प्रेसिडेंट भी होते हैं। अब ये तो हमारे यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी हेड ऑफ स्टेट होते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं, बट इट इज मोर ऑफ अ सेरिमोनियल पोजिशन हियर। हमारे यहाँ इनके पास कोई रियल पावर या डी फैक्टो पावर इनके पास नहीं होती। पावर लाइज विद प्राइम मिनिस्टर। बट सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, पोर्टफोलियोज डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, क्या मतलब, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो डील करेंगे विद इकोनॉमी और डोमेस्टिक पॉलिसी, और जो ऑन द अदर हैंड जो प्रेसिडेंट है वो डील करेंगे विद फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस। यही कारण है कि जो इमैनुअल मैक्रोन है फॉरेन अफेयर्स डील क्योंकि वो करते हैं तो समिट्स में दिखते रहते हैं और न्यूज में आए दिन बने रहते हैं, और इसीलिए हमको ज्यादा प्रेसिडेंट का पता होता है। और एक्चुअली यहाँ पे जो ज्यादा पावरफुल है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, क्योंकि दिस इज सेमी प्रेसिडेंशियल, यानी कि प्रेसिडेंट इज मोर पावर, जो पावरफुल, और जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा वेस्टेड होते हैं प्रेसिडेंट के पास। और फिर यही प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को फ्रॉम द नेशनल असेंबली। जो फ्रांस की नेशनल असेंबली है उन्हीं में से एक इंडिविजुअल को ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। और ये जो प्रेसिडेंट है ये होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और इनडायरेक्टली इलेक्टेड होने की वजह से उनके पास कोई रियल पावर भी नहीं होती। बट इनके यहाँ प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड, प्राइम मिनिस्टर इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ऑलराइट, नॉट इवन इलेक्टेड। इनको जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं, देन अल्टीमेटली इनको कॉन्फिडेंस लेकिन चाहिए होता है जो इनकी नेशनल असेंबली है उसमें। सो यू कैन सी कि देर इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ, क्योंकि कॉन्फिडेंस चाहिए पार्लियामेंट का या लेजिस्लेचर का
कॉन्फिडेंस बेसिकली चाहिए, वोट्स चाहिए, सपोर्ट चाहिए। सो दिस इज पार्लियामेंट्री सिस्टम समहाउ। हमारे यहाँ होता है ना, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर अल्टीमेटली। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर आया पार्लियामेंट से, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ज्यादा एग्जीक्यूटिव पावर है तो ये आ गया प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाला फीचर। सो ये जो ब्लेंड ऑफ बोथ है ये होता है प्रेसिडेंशियल सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और ये एग्जिस्ट करता है फ्रांस में। और भी कुछ कंट्रीज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा पड़ोसी देश ही है श्रीलंका, वहां पे ये सिस्टम है। एंड देन रशिया में भी आप कह सकते हैं कि डी जुरे वहां वही है। बट यू मस्ट बी नोइंग कि वहां पे तो पुतिन एक्चुअली सर्वो सर्वा है, तो क्या डिफेंस क्या इकोनॉमी सब कुछ वो खुद ही सिंगल हैंडेडली कर लेते हैं हैंडल। बट अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ऑन पेपर वहां भी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ये कुछ डिफरेंसेस है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम के। इसमें एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में देर इज सिंगल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सिंगल एग्जीक्यूटिव कैसे कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक्चुअली में प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव ही है, बट ही डज नॉट हैव एनी रियल एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, कोई रियल एग्जीक्यूटिव पावर यहाँ पे इनके पास नहीं होती, इसलिए इनको एग्जीक्यूटिव में काउंट नहीं कर रहे। बट अल्टीमेटली ही इज ऑल्सो एग्जीक्यूटिव ओनली। बट वो एक तरह से सेरिमोनियल पोजीशन हैंडल करते हैं, और जो भी उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं अल्टीमेटली प्रेसिडेंट वही करते हैं। तो उनके पास कोई रियल पावर नहीं होती अनटिल और अनलेस उनको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड हो। बट ऑन द अदर हैंड सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देर इज डुअल एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो पीएम है उनके पास भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है, और जो प्रेसिडेंट है उनके पास भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है। तो अल्टीमेटली ये क्या कर रहे हैं, को हैबिटेट। ऑल राइट, देन हेड ऑफ स्टेट हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट होते हैं, बट वो सेरिमोनियल होते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्टेड होने के कारण वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, और अल्टीमेटली वो फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस को भी कंट्रोल करते हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। ठीक है, ये भी रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट होते हैं, बट इनकी पावर बेसिकली शेयर होती है प्रेसिडेंट के साथ, और इनको अपॉइंट भी कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, देन इलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं हमारे यहाँ। मेजोरिटी जिसकी होगी लेजिस्लेचर में उन्हीं का लीडर एज प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट कर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं, और पीएम को वो खुद चूज करते हैं बाय प्रेसिडेंट, बट अल्टीमेटली उसको भी पार्लियामेंट्री सपोर्ट चाहिए। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी में बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर अल्टीमेटली। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट हमारे यहाँ भी अकाउंटेबल होते हैं, कलेक्टिवली अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए भी, और यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए। बट जो प्रेसिडेंट है, ऑल्दो उनके पास भी पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, प्रेसिडेंट काफी हद तक यहाँ इंडिपेंडेंट होते हैं, और उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी होता है एक तरह से, क्योंकि उनको कोई हटा नहीं सकता। ऑल राइट, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, बट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इनके पास पावर है, बट इनको अगर लेजिस्लेचर चाहे तो इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके इनको हटा सकती है। बट इनके केस में प्रेसिडेंट को हटाया नहीं जा सकता, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा सकता है। सो प्रेसिडेंट का ऑफिस स्टेबल है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस स्टेबल नहीं है। उसको जरूरत है लेजिस्लेचर के सपोर्ट की, ऑल्दो उसको इलेक्ट किसने किया है, प्रेसिडेंट ने। सो स्टेबिलिटी की बात करें तो मेजोरिटी भी डिपेंड करता है। देखो, अगर तो कोalition की सरकार होगी, गठबंधन की सरकार होगी, तो अल्टीमेटली सपोर्ट पे डिपेंड कर देगा करेगा कि कितने वोट्स हैं, कितना सपोर्ट आ रहा है, उस हिसाब से पार्लियामेंट की स्टेबिलिटी होगी। बट यहाँ पे प्रेसिडेंट का फिक्स टर्म है, बट प्राइम मिनिस्टर यहाँ चेंज होता रहता है। जैसे फ्रांस का अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे 2 साल से 4 बार प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं। ठीक है, सो दिस इज द हाइट ऑफ इंस्टेबिलिटी हियर। बट ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में चल रहा है, प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं है। और इसका कारण क्या है वो हम जब फ्रांस डिस्कस करेंगे तो देख लेंगे, बट अभी हम ब्रॉड देख रहे हैं कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता क्या है। कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी में ऐसा है कि लो ही रहता है, बिकॉज प्रेसिडेंट जो है वो अल्टीमेटली किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की, या फिर सीओएम हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई होता है क्योंकि कोहैबिटेशन एक तरह से चल रहा है, दोनों के पास अपने अपने पोर्टफोलियोज हैं, बट समवेयर और दी अदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पे वो ओवरलैप कर जाते हैं, पोर्टफोलियोज का फंक्शन जुरिस्डिक्शन ओवरलैप करती है, तो वहां पे फिर डिस्प्यूट्स होने के या कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस होते हैं। और इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है वो सेम ही पार्टी से आ रहे हो। ठीक है, उनकी पार्टी अगर सेम हो तो भी उनकी आइडियोलॉजी सेम होगी, और अल्टीमेटली वो साथ में काम कर पाएंगे। बट अगर पार्टीज अलग है
तो फिर कोहैबिटेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। देन चेक्स एंड बैलेंसेस में एग्जीक्यूटिव फुल्ली डिपेंडेंट ऑन लेजिस्लेचर, ठीक है, बट यहाँ पे पावर डिवाइडेड बिटवीन प्रेसिडेंट एंड पीएम तो प्रोवाइड्स बैलेंस, बट इससे अल्टीमेटली डेडलॉक्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल इंडिया, यूके, कनाडा, जापान और फ्रांस, पोर्चुगल, फिनलैंड एंड रोमानिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इसमें हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका भी है, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में का प्राइम एग्जाम्पल है यूएस, वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है। सो अब डिस्कस करते हैं मेनली फ्रांस में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। हमने देखा कि क्या हुआ। एक्चुअली ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई 2024 से। 2024 में जो यहाँ के प्रेसिडेंट है उन्होंने नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। ये भी इनकी एक पावर है, नेशनल असेंबली को ये डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी डिसॉल्व कर सकते हैं और फ्रेश इलेक्शंस बुला सकते हैं। वैसे ही 2024 में इन्होंने स्नैप इलेक्शंस बुलवा लिए। अब यहाँ पे मेनली तीन पार्टीज हैं, लेफ्ट, राइट एंड सेंट्रल, और यहाँ पे जो वर्किंग है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। अब व्हाट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो आप मान लीजिए कि ये तीन पार्टीज हैं, जैसे यहाँ पे भी तीन पार्टीज है, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में भी हम तीन पार्टीज ले रहे हैं। तो जो पार्टी ए है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है बेसिकली, पहले ये देख लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम है, तो अल्टीमेटली जिसको ज्यादा वोट्स मिल गए वो जीत गया। ए बी सी तीन लोग खड़े हुए थे, बी को मिल गए 40% वोट और बाकियों को बी से कम मिले हैं अल्टीमेटली। अब डिपेंड नहीं करता कि बी को 50% से ज्यादा मिले हैं या नहीं, ये ज्यादा लोग चाहते थे कि नहीं चाहते थे। अगर सबसे ज्यादा, जैसे रेस में होता है कि सबसे पहले आप पहुंच गए, आपने सबसे पहले अगर वो जो पोस्ट था उसको क्रॉस कर लिया तो आप जीत गए। फिर चाहे आप से जो पिछला वाला आदमी हो वो बिल्कुल ही आपके साथ में ही हो, सेकंड्स का फर्क हो, तो अल्टीमेटली यही होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। ये तो हमारे यहाँ भी है, तो हमारे लिए समझना इतना मुश्किल नहीं है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले, जैसे ही उसने वो सबसे ज्यादा वोट वाला मार्क क्रॉस किया वो जीत गया। अब बाकी जो वोट्स थे वो हो गए नलीफाई, उनके वोट्स का कोई मैटर ही नहीं करता। चाहे एक इंडिविजुअल को 40 मिले थे और बाकी को 39% वोट्स मिले थे, तो 39% वाले का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, 40% वाला जीत जाएगा, ठीक है। ये हमारे यहाँ होता है, बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि प्रोपोर्शन में कुछ होता है, तो यानी कि वोट्स के प्रोपोर्शन में सीट्स मिलती हैं। जितने प्रोपोर्शन में आपको वोट्स मिली है उसी प्रोपोर्शन में आपकी सीट्स होंगी नेशनल असेंबली में। तो जैसे कि तीन पार्टीज हैं, फॉर एग्जाम्पल 30% वोट मिली पार्टी ए को, और यहाँ पे पार्टी के लिए वोटिंग होती है, पार्टी अपना नेम्स निकालेगी कैंडिडेट्स के, बट अल्टीमेटली जो वोटर्स हैं वो वोट करेंगे पार्टी को। पार्टी चाहे तो वो बाद में इन कैंडिडेट्स के नेम चेंज भी कर सकती है, ठीक है। बेसिकली आप पार्टी को वोट दे रहे हैं, फिर पार्टी की डिस्क्रिप्शन है कि वो किसको इलेक्ट करे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में हम जो कैंडिडेट है उसको वोट देते हैं, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है। ऑल राइट, सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वोटर्स ने वोट दिए एंड अल्टीमेटली, एक्चुअली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कुछ में तो ऐसा किया जाता है, हर कंट्री का अपना मॉडल है, कुछ कंट्रीज के मॉडल में एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया जाता है पूरी कंट्री को। कुछ में ऐसा होता है कि पार्टी के लिए अलग से वोट होता है, कैंडिडेट के लिए अलग से वोट होता है, बट हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं जिससे हमको समझ आ जाए। तो इलेक्शन हुआ, 30% वोट मिले पार्टी ए को एंड 40%, फॉर एग्जाम्पल 45% वोट मिले पार्टी बी को, और कितना बचा 75, 25% वोट, नहीं यार ये तो फिर पाई चार्ट ही उल्टा हो गया इस हिसाब से तो हमारा पाई चार्ट ही उल्टा हो गया। सो ये हमने पाई चार्ट बनाया, इस पाई चार्ट की रिप्रेजेंटेशन में ही हमको हमारी जो पार्टीज है उनको वोट मिले हैं। तो मान लो कि जो सी है उसको मिले हैं 50% वोट, और जो ए है, फ्रेश बनाते हैं, ये है पार्टी सी जिसको मिले हैं 50% वोट, ये है पार्टी ए जिसको मिले हैं 20% वोट, और ये है पार्टी बी जिसको मिले हैं 30% वोट। अब अगर ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता तो जो 50% जिसको वोट मिले हैं सी को, क्योंकि सबसे ज्यादा मिले हैं, तो अल्टीमेटली इसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता। पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में 50%, ये जो नेशनल असेंबली में टोटल सीट्स हैं, टोटल सीट्स का 50% मिलेगा पार्टी सी को,
30% सीट्स का मिलेगा पार्टी बी को और 20% मिलेगा ए को। अब इस केस में तो ऐसा हो गया कि पार्टी सी के पास मेजोरिटी आ गई है, ठीक है। बट फ्रांस में जो इलेक्शंस हुए उनमें क्या हुआ, हंग असेंबली हुई। इट रिजल्टेड इनटू हंग असेंबली, यानी कि जैसे यहाँ 3 पार्टीज बेसिकली थी, लेफ्ट अलायंस, फार राइट और मैक्रोन की जो सेंट्रिस्ट कोalition। अब जो लेफ्ट अलायंस थी उसको नंबर ऑफ वोट्स सबसे ज्यादा मिले, अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स देखें तो अल्टीमेटली लेफ्ट को सबसे ज्यादा मिले। लेकिन उस हिसाब से क्योंकि प्रोपोर्शन सीट्स, वोट्स के प्रोपोर्शन में सीट्स मिलती हैं, तो अलग अलग तरह से उस सेंस में राइट जो पार्टी थी उनको सीट्स ज्यादा मिली, लेकिन इनको वोट्स ज्यादा मिले। और अल्टीमेटली कोalition का भी अच्छा खासा इसमें इंपॉर्टेंट था। तो जब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में मेनली क्या होता है, ये चीज भूल जाओ, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कंफ्यूज ही हो जाओगे। तो 3 पार्टीज थी। अब इस पार्टी में क्या हुआ कि किसी की क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, किसी को सीट्स ज्यादा नहीं मिली अल्टीमेटली। तो इसमें क्या होता है, ए प्लस बी, तो कोई 2 पार्टीज है जो आपस में गठबंधन करेगी। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस सी ने कर लिया और गवर्नमेंट बन गई। अब जैसे ही सी को कोई प्रॉब्लम हुई ए की पॉलिसीज से, तो उसने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया और अल्टीमेटली क्या हुआ, सरकार गिर गई। तो यही प्रॉब्लम अब फ्रांस में हो रही है, क्योंकि किसी के पास कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं फ्रांस का केस। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समझ लिया, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम समझ लिया। तो जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है फ्रेंकोइस बेर्रियो, इन्होंने रिजाइन बेसिकली किया क्योंकि इनका जो कॉन्फिडेंस वोट था वो इन्होंने लूज कर लिया अल्टीमेटली। अब जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है वो नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। ये चाह रहे हैं जो इमैनुअल मैक्रोन है कि नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर लेते हैं, लेकिन जो नेशनल असेंबली है वो कह रही है कि फिर से वही हो जाएगा, फिर से कॉन्फिडेंस वोट नहीं आएगा। सो अल्टीमेटली फ्रेश इलेक्शंस बुला लेते हैं। और कुछ लोग तो ये भी चाह रहे हैं कि मैक्रोन ही रिजाइन कर दे, बट मैक्रोन ने साफ कर दिया कि मैं तो रिजाइन नहीं करूंगा। बट अभी ये देखना बाकी है कि फ्रेश इलेक्शंस होंगे या फिर नए प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट होंगे। अब ये डिस्क्रिप्शन किसके पास है, यहाँ प्रेसिडेंट के पास। इसमें नेशनल असेंबली कुछ नहीं कर सकती। नेशनल असेंबली सिर्फ उनके चुने हुए प्राइम मिनिस्टर को हटा सकती है, बट इवेंचुअली नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होगा या फिर इलेक्शंस होंगे, वो प्रेसिडेंट के हाथ में। अल्टीमेटली क्या हुआ था, यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि फ्रांस में प्रॉब्लम अभी है फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम यहाँ है बिकॉज यहाँ की स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है। सो अल्टीमेटली इनके रेवेन्यूज इतने नहीं है जितना इनका एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू से। सो अल्टीमेटली इस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपकी सैलरी कम है और खर्चे ज्यादा हैं तो आपको अल्टीमेटली लोन लेना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो फ्रांस की गवर्नमेंट है उन्होंने भी बहुत सारा लोन ले लिया है। और अब अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट आ रही है उनको लग रहा है कि यार स्पेंडिंग कम करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली 110% ऑफ जीडीपी इनका डेट है। सो यू कैन सी द नंबर ऑलरेडी। और 5.8% ऑफ जीडीपी इनका बजट डेफिसिट है, जो कि अब फोरकास्ट किया जा रहा है कि 2025 में 5.4% हो जाएगा। तो इसीलिए क्या सोच रहे हैं कि जो हमारी हाई पब्लिक स्पेंडिंग है या जो हम वेलफेयर स्कीम्स चला रहे हैं, इसको अल्टीमेटली कम कर देते हैं, ठीक है। इसको रिड्यूस करना ही सोल्यूशन है ताकि फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में आ जाए। बट इसी तरह की बजट स्पेंडिंग से, बजट कट करने से क्या हुआ, अल्टीमेटली बजट पास ही नहीं हुआ। पिछले जो पीएम थे उनको भी इसी वजह से रिजाइन करना पड़ा। और ये जो पीएम थे फ्रेंकोइस, इनका भी जो नो कॉन्फिडेंस वोटिंग इनके अगेंस्ट आई वो भी इस स्पेंडिंग कट की वजह से ही आई, ठीक है। अब इनके पास कोई सोल्यूशन एक्चुअली है नहीं। अगर फिजिकल डेफिसिट कम करना है तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, अपना डेफिसिट कम करना पड़ेगा। फ्रांस में और भी कुछ प्रॉब्लम्स एक्चुअली चल रही है कि इनकी पॉपुलेशन एजिंग है, ठीक है। एजिंग पॉपुलेशन होने के कारण इनको पेंशन स्कीम पर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, वेलफेयर स्कीम्स पर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। और अल्टीमेटली जो एजिंग पॉपुलेशन होती है वो टैक्स में तो कंट्रीब्यूट करती नहीं है, तो रेवेन्यू आता नहीं है। तो फिर क्या होता है, इस तरह का डेफिसिट होता है, ठीक है। होपफुली क्लियर हुआ कि एजिंग पॉपुलेशन है, टैक्स पेयर्स कम हो गए हैं, रेवेन्यू इतना आ नहीं रहा है और सोशल स्कीम्स में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो अल्टीमेटली इस तरह का क्राइसिस यहाँ पे है। अब यहाँ पे रेस करने की बात भी कर रहे थे, रिटायरमेंट एज 62 से 64, बट अल्टीमेटली इससे भी बहुत ज्यादा मास प्रोटेस्ट आया। देखो इस तरह के चेंजेस ना आप डेवलप्ड कंट्रीज में कर ही नहीं सकते, राइट। ये लोगों को अपना सुकून बहुत प्यारा है यहाँ पे। और अगर आप इनका बजट डेफिसिट भी देखें तो 5.8% का डेफिसिट है। इतना ज्यादा डेफिसिट है, ऑब्वियसली हमारे इंडिया का भी डेफिसिट है, बट
इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना ही पड़ेगा सो दैट हमको अल्टीमेटली लॉन्ग रन में फायदा हो। और अभी हम डेवलपिंग है तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होगा, बट फ्रांस, फ्रांस इज अ डेवलप्ड कंट्री, रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं आने वाले। डेवलप्ड कंट्री में अगर आप कैपिटल पे इन्वेस्ट करेंगे तो एक टाइम के बाद, हमने जब हम यूएस की जीडीपी डिस्कस कर रहे थे तब भी हमने देखा था कि इनकी जीडीपी का साइज बड़ा होता है, ठीक है, और एक तरह से स्टेग्नेशन इनमें आ चुकी होती है। अल्टीमेटली जितना इन्होंने डेवलप होना था, जितनी इनकी प्रोडक्शन बढ़नी थी वो बढ़ गई है, अब स्टेग्नेशन आ गई है। अब इनकी 2 से 3% की ग्रोथ रहती है डेवलप्ड कंट्रीज की, जैसे हमारी है ना 7 से 8% की हम सोचते हैं, इतनी इनकी नहीं होती। तो इस तरह की अगर ये स्पेंडिंग करेंगे तो इनको फायदा नहीं होता। और अल्टीमेटली तो स्पेंडिंग कर भी किस चीज पे रहे हैं, ये स्पेंडिंग कर रहे हैं हाई जनरस वेलफेयर स्कीम्स पे या पेंशन पे, जिससे तो कोई रिटर्न्स आता ही नहीं है। दिस इज व्हाट, दिस इज, क्या बोलते हैं इसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गंदा वाला खर्चा होता है, अगर आपने वो पता हो आपको, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो अच्छा होता है। वाई? क्योंकि उससे एक तरह का असेट बनता है जो हमको लॉन्ग रन में कोई ना कोई रिटर्न देता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज आर रोजमर्रा का खर्चा, सैलरी देनी है, जैसे अगर हम हाउस होल्ड एग्जाम्पल लें तो हमारा बिजली का खर्चा, ये सब, तो इससे हमको कोई रिटर्न नहीं आता अल्टीमेटली, तो ये हमको अच्छा भी नहीं लगता। ऑल राइट, तो अब नेक्स्ट क्या होने वाला है कि ये कोई नया पीएम अपॉइंट करेंगे, बट अल्टीमेटली पार्लियामेंट्री सपोर्ट उनके लिए सिक्योर करना मुश्किल होगा। और तब तक के लिए जो पैरो है वो एक तरह से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की तरह एक्ट करेंगे। अब यहाँ पे फ्रांस के इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हमने देखे कि यहाँ पे सोशल स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है, हेल्थ केयर, पेंशन और सब्सिडीज पे, एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ एजिंग वर्कफोर्स, जिनसे अब टैक्स भी नहीं आ रहा, टैक्स बेस भी लो हो रहा है, पेंशन बर्डन बढ़ रहा है। और ईयू के रूल्स हो सकता है कि चेंज हो जाए, अल्टीमेटली थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए। यूरोजोन में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है फ्रांस की, तो अगर फ्रांस पे ही इतना ज्यादा डेफिसिट होगा तो अल्टीमेटली इनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। और इसकी वजह से यूरोजोन में भी थोड़े स्ट्रिक्ट डेफिसिट रूल्स आ सकते हैं कि 3% ऑफ जीडीपी आपको रखना पड़ेगा, बट फ्रांस में ये एक्सीड रिपीटेडली इनको करता रहता है। और डेट एक पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर होता है, और ये इससे अल्टीमेटली क्या होता है, प्रोटेस्ट होते हैं, जैसे कि फ्रांस में भी हम देख ही रहे हैं। ये हमने देख ही लिया एक्चुअली सारा, तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि फ्रांस में क्या प्रॉब्लम है, और इस तरह के सेम प्रॉब्लम्स जापान जैसी कंट्रीज में भी हैं। जापान में भी एजिंग पॉपुलेशन होने के कारण टैक्स इतने आते नहीं है, सब्सिडीज पेंशन पे काम करना पड़ता है, और जिसके कारण फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है। सो होपफुली क्लियर हुआ होगा। अच्छा, ये फ्रांस की ज्योग्राफी है जो हम देख लेते हैं। ये कुछ इसके पड़ोसी देश है, जैसे ये इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल से यूके और फ्रांस सेपरेट होते हैं। देन बे ऑफ बिस्के नॉर्थ सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीवाईक्यू भी है एक्चुअली, नॉर्थ सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज। और गल्फ ऑफ लियोन, देन बे ऑफ बिस्के, और ये कुछ इसकी नेबरिंग कंट्रीज है जैसे स्पेन, बेल्जियम, लक्समबर्ग, स्विट्जरलैंड और इटली। ऑल राइट, तो फ्रांस की लोकेशन देख लिया आपने, प्रेसिडेंशियल सिस्टम देख लिया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देख लिया, और उसकी प्रॉब्लम्स भी देख ली। अब नेक्स्ट है जियो टैगिंग कैसे काम करेगी हमारे सेंसस में। सो सेंसस होने वाला है, यू मस्ट बी नोइंग कि 2027 में बेसिकली सेंसस होना है, नोटिफाई हो चुका है, और इस पे काम भी चल चुका, काम भी शुरू होने लग गया। तो हमारी इस बार के सेंसस में कुछ बहुत नई नई चीजें भी हैं, जैसे एक खास बात है कि इट इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट डिजिटल सेंसस। जो वर्कफोर्स इसमें इन्वॉल्व होगी वो बेसिकली अपने स्मार्टफोन्स में रजिस्टर करेगी, जैसे पहले होता था। जो 2011 वाला था उसमें इनको लैपटॉप्स दिए गए थे, डेडिकेटेड लैपटॉप्स। इस बार क्या होगा कि एक ऐप बनेगी, और ऐप में ही ये इनुमरेशन होगा। ऑल राइट, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट डिजिटल सेंसस, और ये सेंसस बहुत सारी चीजों में बहुत खास है, और वो क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। सो जैसा कि मैंने बताया कि इट इज गोइंग टू बी फर्स्ट फुल्ली डिजिटल सेंसस एप्स का यूज करके अल्टीमेटली इनमरेशन होगी। और ये 2 फेजेस में ये सेंसस होने वाला है, जिसमें एक तो होगा हाउस लिस्टिंग, और वही ये आर्टिकल दिया गया कि जो हाउस लिस्टिंग में जो बिल्डिंग्स होंगी उनको जियो टैग किया जाएगा। जियो टैगिंग, यू मस्ट बी नोइंग कि लैटिट्यूड,
लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की पोजीशंस को देख के जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वहां को मार्क किया जाता है, जिससे कि हमको प्रिसाइज लोकेशन मिल जाती है। ठीक है, और इसमें जीआईएस का यूज होता है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का। जियो टैगिंग होपफुली आपको समझ आती ही होगी कि क्या होता है जियो टैगिंग। जियो टैगिंग में बेसिकली लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का यूज करके किसी एक लोकेशन को मार्क किया जाता है जहां पे भी ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो जियो टैगिंग का यूज इसमें होने वाला है हाउस लिस्टिंग फेज में, और दूसरा जो फेज होगा वो होगा पॉपुलेशन इनमरेशन। पॉपुलेशन इनमरेशन और हाउस लिस्टिंग, ये दो फेजेस इस बार कंडक्ट किए जाएंगे। ऑल राइट, तो खास बातें हमने देख ली कि एक तो फुल्ली डिजिटल, दूसरा क्या खास बात है कि सेल्फ इनुमरेशन, क्योंकि इसमें एक सेंसस ऐप होगी और अल्टीमेटली क्या यूज होने वाला है, स्मार्टफोन्स का यूज होने वाला है। तो स्मार्टफोन्स तो हमारे पास भी है, तो अल्टीमेटली हम खुद भी उस ऐप में जाके अपना डेटा फिल कर सकते हैं, सेल्फ इनुमरेशन की फैसिलिटीज में होगी। और फिर जब वो लोग हमारे पास आएंगे, इनोमरेटर्स जो होंगे, अल्टीमेटली वो जब हमारे पास आएंगे जो सेंसस कलेक्ट कर रहे होंगे, हम उनको वो अपनी आईडी जो हमने जनरेट की होगी वो दिखा देंगे और वो क्रॉस चेक फिर कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली इससे क्या होगा, जो रियल टाइम डेटा स्टोर होता जाएगा। ठीक है, रियल टाइम डेटा स्टोर होता जाएगा बिकॉज इट इज फुल्ली डिजिटल। क्लाउड से ये बैकिंग होगी इस पूरे डेटा की, क्लाउड सिस्टम में साथ के साथ स्टोर होता जाएगा जो भी इंडिविजुअल अपना डेटा इसमें स्टोर करेगा। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी फुल्ली डिजिटल, सेल्फ इन्यूमरेशन पॉसिबल है और रियल टाइम डेटा स्टोर होता जाएगा। साथ में जीपीएस टैगिंग होगी, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनकी जीपीएस टैगिंग होगी। और इस जीपीएस टैगिंग से एक और फायदा होगा जियो फेंसिंग का। ना व्हाट इज दिस जियो फेंसिंग? आज से पहले क्या होता था, क्योंकि एक तरह से नोशनल मैप्स बनाए जाते थे, हाथ से खुद से मैप्स बनाए जाते थे और एरियाज डीमार्केट करके, एरिया डीमा कट करके ये जो इनोमरेटर्स होते थे इनको दे दिया जाता था। ठीक है, तो फिर ये वहां पे डेटा जाके कलेक्ट करते थे। बट अब क्योंकि ये स्मार्टफोन्स का यूज करेंगे और जियो फेंसिंग होगी, तो अल्टीमेटली इनको पता होगा कि ये वाला जो ग्रिड है यही मेरे एरिया में आ रहा है, मुझे यहीं का डेटा कलेक्ट करना है। तो इससे एक तरह से डुप्लीकेशन भी नहीं होगी, और जो ये जो इनोमरेटर्स होंगे इनके लिए भी इजी ये प्रोसेस हो जाएगी। ऑल राइट, तो जीपीएस टैगिंग होने वाली है, ये एक नया काम है इसमें। देन इसमें ऑफलाइन कैपेबिलिटीज भी होंगी, क्योंकि सब जगह इंटरनेट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जहां पे रिमोट एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी वहां पे ये पहले डेटा फिल करेंगे एंड अल्टीमेटली जैसे ही कनेक्शन वापस आएगा वो डेटा अपलोड हो जाएगा। तो ऑफलाइन कैपेबिलिटीज भी इसमें है। ठीक है, और कुछ 3 से 7 ऑलमोस्ट 3 मिलियन यानी कि 30 लाख इनोमरेटर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, और ये टीचर्स और काफी डाइवर्स प्रोफेशन से ये लोग आएंगे जो कि सेंसस कलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो ये कुछ नई नई बातें थी जो इस बार होने वाली है हमारे सेंसस में। सेंसस 2027 में होने वाला है, इससे जो कि एक्सपेक्टेड था कि 2021 में हो जाएगा, बट बिकॉज ऑफ कोविड ये नहीं हो पाया था और अल्टीमेटली डिले होता रहा और अब 2027 में होने वाला है। अच्छा, एक और पॉइंट है कि जैसे ही ये सेंसस होगा इससे एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो इफेक्ट में आएगी। क्या है वो? वुमेन रिजर्वेशन बिल, जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है, 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल, वो इफेक्ट में आएगा। याद करो उसकी कंडीशन क्या थी, कि जैसे ही अगला सेंसस होगा उसके बाद डेलिमिटेशन होगी, इस सेंसस का डेटा यूज करके डेलिमिटेशन होगी एंड अल्टीमेटली इस एक्सरसाइज के बाद सीट्स रिजर्व की जाएंगी। जैसे ही ये सेंसस होगा ये वुमेन रिजर्वेशन बिल भी इफेक्ट में आएगा। ठीक है, तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो थोड़ा दिमाग में रखना। एंड सेंसस का अगर हम हिस्ट्री देखें थोड़ा सा, तो पहले भी कुछ लोकल लेवल पे ये एक्सरसाइज होती थी। जैसे एन ए अकबरी में इसका मेंशन है कि एन ए अकबरी में भी, कि उस समय पे भी कुछ लोकल एरियाज में सेंसस किया जाता था अकबर के द्वारा। बट देखो ये बहुत ही लोकलाइज्ड होंगे, सब जगह का साथ में डेटा नहीं कलेक्ट किया जाता होगा। मेडिवल टाइम्स में काफी ज्यादा लोकलाइज्ड इफेक्ट होते थे, बट इम्पोर्टेंट क्या है कि एन ए अकबरी में भी मेंशन है एंड बहुत सारी कुछ कॉलोनियल सर्वेज में भी मेंशन है कि अलग अलग प्रेसिडेंसीज में सेंसस होता था, बट ये काफी लोकल होता था। ऑल राइट, देन 1872 में फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस हुआ था जो कि लॉर्ड मेयो ने कंडक्ट करवाया था, लॉर्ड मेयो ने 1872 में। बट वो भी कंप्लीट सेंसस नहीं था, सिंक्रोनस था बट कंप्लीट नहीं था।
ठीक है। देन 1881 में सबसे पहला सेंसस हुआ, कंप्लीट और सिंक्रोनाइज्ड ऑल इंडिया सेंसस, एंड इट वाज कंडक्टेड बाय होम, याद है? डब्ल्यू सी प्लाउडन। डब्ल्यू सी प्लाउडन। अच्छा, देखो 27 में होना है, 26 में हमारा एग्जाम है, 26 से ही एक्चुअली इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये जो हाउस लिस्टिंग वाला है 2 फेजेस में होना है, तो अल्टीमेटली अप्रैल से ही काम शुरू होने वाला है, हाउस लिस्टिंग वाला भी एंड देन पॉपुलेशन इनमरेशन भी। तो हाईली लाइकली है कि सेंसस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए, तो उसके लिए ये हिस्ट्री जो बता रही हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, जो स्पेशल फैक्ट्स बता रही हूँ इस बार के सेंसस के वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग में रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है सेंसस पे। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि 1881 में शुरुआत इसकी हुई, अल्टीमेटली डब्ल्यू सी प्लाउडन ने इसकी शुरुआत की, और यहीं से फिर वो जो हमारा ट्रेडिशन है कि डेसीनियल सेंसस कि 10 साल में सेंसस होगा, वो यहाँ से शुरुआत हुई 1881। देन 1931 में, अच्छा इसकी खास बात एक ये भी है कि जब पॉपुलेशन नंबरेशन करेंगे तो उस समय पे कास्ट बेस्ड सेंसस भी होने वाला है। आज से पहले एससीज और एसटीज का डेटा आता था, बट ओबीसीज का डेटा इस बार आने वाला है। और एक हमने ये भी देखा था कि ट्राइब्स में स्पेशली पीवीटीजीज का भी डेटा अलग से निकाला जाएगा इस पर्टिकुलर सेंसस में। तो कुछ कास्ट सेंसस को लेके भी चेंजेस आने वाले हैं, जिसमें ओबीसीज का डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा। अच्छा, 2011 वाला जो था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसमें भी डेटा कलेक्ट किया गया था कास्ट बेस्ड, बट उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज थी शायद, तो अल्टीमेटली वो डेटा कभी रिलीज ही नहीं हुआ। बट इस बार खास करके इसमें कास्ट सेंसस भी होना है। ठीक है, तो 1931 में भी हुआ था। 1931 में एक लास्ट कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था इंडिपेंडेंस से पहले। ठीक है, देन 2011 में भी सिमिलर सा हमने कोशिश करी थी, बट अल्टीमेटली डेटा कभी रिलीज नहीं किया गया। अभी होने वाला है, सो लेट्स सी। इनसे फायदा क्या होता है सेंसस से? अल्टीमेटली हमको पता चल जाता है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे देखो, ये हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन जो होगा, इस हाउस लिस्टिंग इंफॉर्मेशन में, या जो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन है, इसमें बेसिक कम्युनिटीज का डेटा भी कलेक्ट किया जाता है। एक तो क्या हुआ कि जियो टैगिंग होगी, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का यूज करके जियो टैगिंग हो जाएगी, जिससे अल्टीमेटली एक मैप सॉर्ट ऑफ बन जाएगा गवर्नमेंट के पास। फिर इस जियो टैगिंग का फायदा ये भी होने वाला है कि अ, जो भी कुछ स्कीम्स होती हैं उसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए डेटा होगा गवर्नमेंट के पास। साथ में डिजास्टर रेजिलियंस के लिए भी डेटा होगा। जियो टैगिंग बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगा गवर्नमेंट की, बट इस जियो टैगिंग के साथ साथ डेटा कलेक्ट होगा बेसिक एमिनिटीज का, जैसे कि आपके पास टीवी है कि नहीं है, घर पक्का है कच्चा है, ऑलराइट, इस तरह की डिटेल्स भी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन में आती है। तो अल्टीमेटली इस डेटा के बाद, इस सेंसस के पास हमारे पास फ्रेश डेटा होगा, अभी तक आउटडेटेड था। अब फ्रेश डेटा होने के कारण जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो बेटर बनाई जा सकती हैं, बेटर फॉर्मेशन उनकी होगी और बेटर इम्प्लीमेंटेशन भी की जा सकती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस जियो टैगिंग विल हेल्प। एंड देन पॉपुलेशन इनमरेशन में तो हमने देख ही लिया कि क्या होगा, लोगों का डेटा कलेक्ट किया जाएगा कि एज क्या है, सेक्स क्या है, एंड अल्टीमेटली फर्टाइल फर्टिलिटी एज भी देखी जाएगी इंडिविजुअल की, सॉरी वुमेन की, सिर्फ वुमेन की फर्टिलिटी एज देखी जाएगी। इससे फिर हमको जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसके लिए भी डेटा मिल जाएगा कि कौन कौन सी वुमेन है जो अपनी अभी फर्टाइल पीरियड में चल रही है, कितने बच्चे हैं, लाइफ टाइम में कितने बच्चे हुए हैं। तो ये वाला डेटा भी सारा इससे सेंसस से ब्रॉडली बहुत सारा डेटा हमको मिलेगा। ठीक है, सो 2027 का सेंसस इट विल बी फर्स्ट टू बी कंडक्टेड डिजिटली आफ्टर 6 years डिले, कोविड की वजह से डिले हुआ था। एंड इसमें सेल्फ इनुमरेशन का एक नया मेथड है, हम खुद से अपने आप को इनोमरेट कर सकते हैं। बिल्डिंग्स को जियो टैग किया जाएगा, जिससे अल्टीमेटली डेटा कलेक्शन की जो हमारी प्रैक्टिसेस है वो और ज्यादा शिफ्ट आएगा उनमें। 1931 से पहली बार इंडिविजुअल कास्ट सेंसस होने वाला है, और अल्टीमेटली बिल्डिंग्स विल बी काउंटेड डिजिटली। अच्छा, ये भी याद रखना कि 2011 में भी सिमिलर एक्सरसाइज हुई थी 1931 के बाद, बट अल्टीमेटली डेटा रिलीज नहीं हुआ था। जियो टैगिंग क्या होती है? इसमें मार्क किया जाता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को, कोऑर्डिनेट्स को मार्क किया जाता है, और अल्टीमेटली जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करके, इस पर्टिकुलर सिस्टम का यूज करके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स को मार्क किया जाता है, और जहां पे ये फिर इंटरसेक्ट करते हैं
वो वाला डेटा कैप्चर होता है। जीआईएस कैप्चर्स, चेक्स एंड डिस्प्लेस डेटा ऑन स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ अर्थ सरफेस, प्रोवाइडिंग एन एक्यूरेट मैपिंग सिस्टम। पहले क्या होता था, नोशनल मैपिंग यूज की जाती थी, यानी कि खुद से हाथ से बनाया जाता था। अल्टीमेटली हर एक बिल्डिंग को एक स्पेशल आइडेंटिटी मिल जाएगी, लोकेशन ट्रैकिंग बेटर हो जाएगी। कैसे इंप्लीमेंट होगा? हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन होने वाला है अप्रैल से सितंबर 2026 तक, जिसमें सबसे पहले जियो टैगिंग की जाएगी एंड जो इनोमरेटर्स हैं वो बिल्डिंग विजिट करेंगे। डिजिटल लेआउट मैपिंग में क्या होने वाला है, उनके स्मार्टफोन से उनको एग्जैक्ट लोकेशन, उनका जो स्मार्टफोन है वो उनकी एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक करेगा, जिससे अल्टीमेटली ये मैपिंग सॉर्ट ऑफ बन जाएगी। इससे पहले जैसा मैं बता रही हूँ कि वो हाथ से खुद से मैप ड्रॉ करते थे, अब क्या होगा, डिजिटल मैपिंग होने वाली है। उनका स्मार्टफोन अल्टीमेटली उनका कोऑर्डिनेट्स को कैप्चर करके उनको जियो टैग करेगा और एक तरह से लोकेशन करेक्टली मैच हो जाएगी। ठीक है। देन सेकेंड फेज में क्या होगा, पॉपुलेशन इनमरेशन विल गैदर डेमोग्राफिक, सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेटा, जो मैं हमने बताया कि एज, सेक्स, प्रोफेशन, इस तरह का डेटा, कास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली। और इसके एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या है कि एक एक्यूरेट काउंट ऑफ हाउसेज हमें मिल जाएगा, हाउस होल्ड, वैकेंट स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें सारे ही जो हाउस इनमरेशन है इसमें सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स नहीं, नॉन रेजिडेंशियल भी काउंट होती है। ठीक है। लैंडमार्क्स भी काउंट होते हैं, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स, और सारी ही बिल्डिंग्स बेसिकली काउंट होती है। और कोई अगर वेकेंट स्ट्रक्चर है जहां पे कोई नहीं रह रहा, उसको भी काउंट किया जाता है। ठीक है। एंड इट विल एनहांस प्लानिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन और वेलफेयर स्कीम्स। तो इन्हीं सभी एरिनाज में ये हेल्प करेगा। और फिर सोर्सेज जो है उनको बेटर टारगेट किया जा सकता है कि जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा दी जाएगी, ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स वहां के लिए टारगेट होंगी, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना। ये जो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन होगी, इससे हमें पता चल जाएगा कि किन इंडिविजुअल्स के पास हाउस नहीं है, हाउसिंग फैसिलिटीज नहीं है, तो इस स्कीम का बेटर इंप्लीमेंटेशन होगा और जो बाकी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका बेटर इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा। ठीक है। ये कुछ डेटा है 2011 का कि 1.21 बिलियन की पॉपुलेशन उस समय पे रिकॉर्ड हुई थी। एंड बजट, इतना बजट एलोकेट किया गया है सेंसस के लिए 2027 वाले। और 34 लाख इनोमरेटर्स होंगे जो कि फील्ड फंक्शनरीज के साथ एक्चुअली काम करेंगे। So, range of data will be collected: housing conditions, amenities, assets, demography, literacy, employment, migration and fertility. ठीक है, तो ये डेटा है जो कलेक्ट होने वाला है। एंड जियो टैगिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग मैनुअल एरर्स फॉर फ्रॉम पास्ट सेंसस मेथड्स, डिजिटली मैपिंग अर्बन एंड रूरल स्ट्रक्चर्स और क्रिएटिंग एन इंटीग्रेटेड डेटाबेस फॉर गवर्नेंस एंड प्लानिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। अब क्या हुआ है, हिमाचल को फुल्ली लिटरेट डिक्लेयर कर दिया गया है। क्या मतलब है इसका? फुल्ली लिटरेट डिक्लेयर हुई है, पहली स्टेट नहीं है, सबसे पहली थी मिजोरम, और लद्दाख भी इस लिस्ट में है, देन गोवा है, और मिजोरम तो हमने देख ही लिया, त्रिपुरा है, और अब हिमाचल भी है। तो अल्टीमेटली फिफ्थ स्टेट बन गई है जो फुल्ली लिटरेट है। और फुल्ली लिटरेट का मतलब क्या होता है, देयर इज अ बेंचमार्क सेट बाय गवर्नमेंट ने 95% का बेंचमार्क सेट किया है कि इतने लोग अगर लिटरेट हैं आपकी स्टेट में, तो आपको कह दिया जाएगा फुल्ली लिटरेट स्टेट। फुल्ली लिटरेट स्टेट का मतलब 100% नहीं है, पहला पॉइंट। 95% का बेंचमार्क है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। और अब लिटरेट के भी अलग अलग मतलब हो सकते हैं। कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो लिटरेट है, कोई ग्रेजुएट है तो वो भी लिटरेट है, कोई प्लस टू पास है तो वो भी लिटरेट है। तो अल्टीमेटली इसमें लिटरेट कैसे डिफाइंड होता है, ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास एबिलिटी है कि वो पढ़ सकता है, लिख सकता है, कंप्यूट यानी कि बेसिक एरिथमेटिक फंक्शंस कर लेता है, इंटरप्रेट कर लेता है जो उसको बोला जाता है, एंड खुद से सेंटेंसेस क्रिएट कर सकता है। और जो क्रिटिकल लाइफ स्किल्स हैं जैसे कि डिजिटल लिटरेसी, फोन से ट्रांजेक्शन वगैरह करना, एंड फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे कि बैंक में जाके अपना चेकबुक आप फिल कर सकते हैं, चेकबुक, हाँ, चेक आप फिल कर सकते हैं, या डिपॉजिट करना है, कैश डिपॉजिट करना है तो वो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो ये बेसिक बेसिक फंक्शनिंग होती है। फाइनेंशियल लिटरेसी ये आपको आती है। देन डिजिटल लिटरेसी आपके पास है, बेसिक जो फंक्शंस होते हैं डिजिटल एरिना में वो आप कर पाते हैं। तो आपको कहेंगे अगर ये सारी एबिलिटीज आप में है तो अल्टीमेटली आप फुल्ली लिटरेट हैं। और जब कोई स्टेट के 95% इस तरह की एबिलिटीज के साथ हो जाते हैं तो उसको कह दिया जाता है फुल्ली लिटरेट। ठीक है। हिमाचल का अगर हम देखें तो 99.72 की इनकी रेंज है। ठीक है, सॉरी, 99.3 लिटरेसी रेट है हिमाचल का। ठीक है, तो ये कुछ स्टेट्स हैं जिनके पास ऑलरेडी ये टैग था।
अब ये अटेन कैसे की जाती है, ये जो लिटरेसी है, इसमें गवर्नमेंट एक उल्लास प्रोग्राम रन कर रही है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम के तहत क्या होता है, सबसे पहले तो लोगों को ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग, देन टेस्टिंग और देन अल्टीमेटली सर्टिफिकेशन। ठीक है, ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। तो ये उल्लास जो स्कीम है बेसिकली, इसमें ये होता है। और ये टारगेट करता है 15 साल से अबव वाले लोगों को। अब जिनकी एज 15 साल से कम है वो तो अल्टीमेटली या तो स्कूल में शायद पढ़ रहे होंगे, या फिर वो अल्टीमेटली गैदर कर लेंगे, ये जो ये स्किल्स है वो गैदर कर लेंगे अगर वो 15 साल से कम है तो। बट अगर 15 साल से ज्यादा एज हो चुकी है और ये जो बेसिक स्किल्स है ये गैदर नहीं कर पाए हैं, तो इस केस में ये जो उल्लास प्रोग्राम है ये काम करता है। और ये सबसे पहले इंडिविजुअल्स को ट्रेन करता है बेसिक रीडिंग, राइटिंग, एरिथमेटिक ऑपरेशंस में, मेजरमेंट, यूज ऑफ डिजिटल टूल्स। उसके बाद एक फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट होता है, FLNAT, जिससे इवेल्युएशन बेसिकली होती है। एंड देन अल्टीमेटली फिर NIOS जो है वो सर्टिफाई करती है। तो ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वर्क कैसे करता है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 95% का बेंचमार्क हमारी कंट्री में है। सो होपफुली क्लियर हुआ आपको ये कि लिटरेसी, फुल्ली लिटरेट का मतलब क्या है, एंड देन अल्टीमेटली ये अटेन कैसे की जाती है। पहले ट्रेनिंग की जाएगी, देन टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन। और केटर किसको करता है, 15 साल से अबव जिनकी एज है, जो किसी कारण ये सारे फंक्शंस जिनको नहीं आते उनको ट्रेन करने का काम ये करता है। ठीक है, सो हाउ इज इट मेजर्ड। अगर 2011 सेंसस की बात करें तो लिटरेसी एज द एबिलिटी ऑफ पर्सन्स एज 7 years एंड अबव टू रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में। अच्छा, ये जो उल्लास प्रोग्राम है, इनके जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं वो 22 लैंग्वेजेस में है। 22 लैंग्वेजेस में इनके पास ट्रेनिंग प्रोग्राम है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये लोगों को ट्रेन करते हैं। देन लिटरेसी इज असेस थ्रू डोर टू डोर सर्विस, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। जैसे अभी जो सेंसस होना है 2027 में, उससे हमको लिटरेसी का आइडिया भी मिलेगा। तो सेंसस बहुत सारा डेटा आपको दे देता है, जिससे अल्टीमेटली बहुत सारी स्कीम्स है वो टारगेटेड डिलीवरी उनकी की जा सकती है। ठीक है, देन नेशनल सैंपल सर्वे एंड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हैव बीन यूज्ड टू सप्लीमेंट लिटरेसी डेटा, ये लोग भी कंडक्ट करते हैं। और ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं अभी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 82.8% हिमाचल की लिटरेसी थी। और नेशनल सैंपल सर्वे फर्स्ट राउंड 2014 में हुआ, उसके अकॉर्डिंग ये है। एक्चुअली ये शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस समय पे कितनी थी, बट देन ये जो फुल्ली लिटरेट का टैग किसको दिया जाता है, कौन सी स्कीम रन कर रही है। अच्छा, ये जो उल्लास है, क्या मैंने बताया आपको इसके बारे में, इसकी फुल फॉर्म अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे बेसिकली इसका प्रिंसिपल है कि किसी भी एज में पढ़ा जा सकता है। 15 साल के अबव के कितने, किसी भी एज के अगर लोग हैं तो अल्टीमेटली उनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी, देन टेस्टिंग होगी एंड देन अल्टीमेटली सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन कौन प्रोवाइड करता है, NIOS। ऑल राइट, तो अच्छा, हमारा SDG 4 है, क्वालिटी एजुकेशन, जिसके साथ ये फुल्ली लिटरेट बनाने के लिए जो हमारी स्कीम्स हैं वर्क कर रही है। तो ये SDG 4 को पूरा करने के लिए हो रहा है। ठीक है, अब हमारा जो अगला आर्टिकल है, अच्छा पहले ये इंडस वाटर ट्रीटी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने डिस्कस करी हुई है। और देखो, इंडस वाटर ट्रीटी रोज, ऑलमोस्ट रोज न्यूज में है किसी ना किसी कारण। ये एक्सप्लेन सेक्शन में आया था इसलिए मैंने ऐड कर लिया, अदरवाइज हमने इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ा हुआ है पहले से। ठीक है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स वाला आर्टिकल है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। टाइम कितना हुआ है, 43। ऑल राइट, हो जाएगा, डोंट वरी। तो इंडस वाटर ट्रीटी इट वाज साइंड इन 1960 ऑलमोस्ट। और वही इस आर्टिकल में लिखा गया है कि 6 डेकेड्स पहले इसको साइन किया गया था। और बहुत सारी इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स भी हुई, हमारे यहाँ वॉर्स हुई, एंड देन टेररिज्म के एक्ट्स भी उनके एंड से हुए, बट स्टिल ये जो ट्रीटी थी ये इंटैक्ट रही। तो ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर रिवर शेयरिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें डिस्पाइट ऑफ सेवरल वॉर्स, टेररिज्म एक्ट, फिर भी ये सस्टेन करी। एंड
अभी क्या हो रहा है, अभी जो प्रेजेंट स्टांस है, यू मस्ट बी नोइंग कि ट्रीटी इज इन एबियंस, इसको रोक दिया गया है इंडिया के द्वारा। इंडिया चाहता है कि फ्रेश नेगोशिएशंस की जाए, यानी कि जो ट्रीटी है उसको फिर से फ्रेम किया जाए, ठीक है। बिकॉज यू मस्ट बी नोइंग कि ऐसे बहुत सारे नरेटिव्स हैं कि ये जो ट्रीटी थी इसमें इंडिया ने बहुत ग्रेशियसली एक्ट किया था, और पाकिस्तान को एक अपर हैंड इस ट्रीटी से मिला था। लेकिन हमने इसका अलग एंगल भी डिस्कस किया था, अगर तुम लोगों को याद है तो डोंट वरी, फिर से देख लेंगे एक दो पॉइंट्स। सो ठीक है, जो ये नरेटिव था कि पाकिस्तान को इसका अपर एज इसमें मिलता है, तो इसके कारण, क्योंकि अब चेंजेस आ चुके हैं, अब इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज के कारण, ग्लेशियल मेल्टिंग्स के कारण बहुत डिफरेंट पिक्चर है जो 1960 में थी उससे। तो अब इंडिया चाह रहा है कि फ्रेश नेगोशिएशंस हो इस ट्रीटी को लेके। पाकिस्तान चाहता है कि री नेगोशिएशंस, ठीक है, पाकिस्तान चाहता है कि ट्रीटी ऐसे के ऐसी रहे, बस हमको थोड़े से सेफगार्ड ज्यादा मिल जाए, क्योंकि इंडिया अपर रिपेरियन स्टेट है तो हमको बुली करता है, जो कि बिल्कुल नहीं होता। जो कि प्रूफ है कि इतने ज्यादा वॉर और टेररिज्म होने के बावजूद भी ये ट्रीटी चल रही है, तो ये इसका प्रूफ है कि कोई इनके साथ, पर इनको विक्टिम बनने की आदत हमेशा से है ही। सो देर इज अ बुक, ट्रायल बाय वाटर, बाय उत्तम कुमार सिन्हा, जिसमें इन्होंने एक्सप्लोर किए हैं इंडो पाक रिलेशन थ्रू द प्रिज्म ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें इन्होंने हाईलाइट किया है कि वाटर शेयरिंग बियॉन्ड अ टेक्निकल और लीगल मैटर इज डीपली पॉलिटिकल एंड लिंक्ड टू इश्यूज लाइक टेररिज्म एंड कश्मीर, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन की बात करें तो ट्रीटी ने बेसिकली रिवर्स को डिवाइड किया है, ठीक है, जिसमें जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो इंडिया के हिस्से में आई है, RBS, और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आई है, इंटरनेशनल ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंडस झेलम चेनाब। ये वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान के पास आई है, और 80-20 की शेयरिंग है। यू मस्ट बी नोइंग कि जो ये वेस्टर्न रिवर्स है, क्योंकि जाती तो हमारे यहाँ से ही है, तो हम यहाँ पे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली कोई बड़ा प्रोजेक्ट, यहाँ पे लार्ज प्रोजेक्ट नहीं इस्टेब्लिश कर सके, ठीक है। तो उस समय पे क्या नैरेटिव था कि इनको तो ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर मिल गया है पाकिस्तान को, और उन्होंने इसी तरह से ट्रीटी को एंडोर्स भी किया था कि हम लोगों को तो बहुत अपर हैंड इस ट्रीटी में मिल गया है। बट एक दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे लिए ये वाले रिवर्स इंपॉर्टेंट थी। क्यों थी? क्योंकि हमारे कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे। 1960 की बात है जब ये ट्रीटी नेगोशिएट हुई है। उस समय पे भाखड़ा नंगल डैम सतलुज रिवर पे ऑलरेडी बन रहा था, तो हमारे लिए ईस्टर्न रिवर्स ही इंपॉर्टेंट थी। दूसरे, जो टेरेन है, टेरेन के हिसाब से भी ईस्टर्न रिवर्स पे डैम बनाना या कंस्ट्रक्शन करना, जो हमारे पास मौजूदा हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, उस हिसाब से यहीं पे इन्हीं के टेरेन पे डैम्स बनाए जा सकते थे। यहाँ पे टोपोग्राफी थोड़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। तो उस वजह से भी जो एक नरेटिव है कि पाकिस्तान को तो बहुत अपर हैंड मिला था, वो इतना सही भी नहीं है। जो हमको चाहिए था बेसिकली हमको वो मिला था। बट अब क्योंकि रियलिटीज चेंज हो चुकी हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियल रिट्रीट्स जो हो रहे हैं, उसके बाद अब रीनेगोशिएशन या फ्रेश नेगोशिएशन होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये हमने देख लिया, और यहाँ पे एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी था, 3 स्टेप, जिसमें सबसे पहले देयर वाज अ परमानेंट इंडस कमीशन, जो कि एनुअली मिलती थी। दोनों देश के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें मौजूद थे। यहाँ पे अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है तो फिर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाएगा बाय द वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक ने ही ये ट्रीटी ब्रोकर भी की थी। एंड देन अगर यहाँ पे भी संतुष्टि नहीं आती है तो अल्टीमेटली परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास मामला जाता था, ठीक है। तो ये इसका 3 स्टेप था। अल्टीमेटली अभी तो ये एबियंस में है, रोक लगा दी गई है इस पे, बट दिस वाज द ट्रीटी ऑल अबाउट। बहुत न्यूज में है, थोड़ा दिमाग में रखना प्लीज। और इंडिया एज द अपर रिपेरियन स्टेट हैज द एडवांटेज ऑफ फ्लो कंट्रोल, और हम जो वाटर है उसको डाइवर्ट भी कर सकते थे, जो कि पाकिस्तान को मिलता है। और पाकिस्तान को फिर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, देखो जो पाकिस्तान का पंजाब वाला एरिया है, इनके एग्रीकल्चर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्रीकल्चर के लिए पानी कहाँ से आता है? इन वेस्टर्न रिवर्स से। ये जो ICJ रिवर्स हैं, ये इरिगेट करती है इनके पंजाब वाले एरिया को, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए पंजाब के, पाकिस्तान के लिए भी ये जो रिवर्स थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और हिस्टोरिकली इंडिया हैज नॉट फुल्ली एक्सरसाइज्ड इट्स राइट
हमने जो वेस्टर्न रिवर पे जो हम कर भी सकते थे वो भी हमने नहीं किया। जैसे हम रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बना सकते थे, एग्रीकल्चर के लिए बना सकते थे, 20% वाटर हम यूज कर सकते थे, बट हमने नहीं किया। हमने ग्रेशियसली इनको ही पानी दे देते थे। बट अभी थोड़ा शिफ्ट आ गया है अप्रोच में। अब हमने असर्टिवनेस शो करना शुरू कर दिया है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी अब बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल किशन गंगा प्रोजेक्ट जो चेनाब पे बन रहा था, एंड रतले, किशन गंगा ही था ना, सॉरी, किशन गंगा प्रोजेक्ट झेलम पे बन रहा था, एंड रतले प्रोजेक्ट वाज ऑन चेनाब। ठीक है, तो ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हमने बनाना शुरू कर दिए थे। तो इस तरह से एक चेंज देखा गया है रिसेंट टाइम्स में, शिफ्ट देखा गया है। और जो एक अपर हैंड पाकिस्तान को दे दिया जाता था वो अब थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, अब व्हाट कुड हैपन नाउ, पाकिस्तान में कंटिन्यू रेजिस्टिंग मॉडिफिकेशन। ये लोग रीनेगोशिएशन नहीं चाहते क्योंकि इनको पता है कि अभी ट्रीटी काफी हद तक हमारे फेवर में है। अगर रीनेगोशिएशन हुई तो शायद हमको इतना लिवरेज ना मिले, बट अल्टीमेटली इंडिया चाहता है कि नहीं, रीनेगोशिएशन होनी चाहिए। और इंडियाज असर्शन ऑफ फुल ट्रीटी राइट कुड इंक्रीज टेंशंस, जिससे अल्टीमेटली टेंशंस भी बढ़ सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। इसमें इस आर्टिकल में इन्होंने यही बताया था पूरा कि इंडिया एक अपर रिपेरियन कंट्री है और पहले हम इतने अपने राइट्स एक्सर्ट नहीं करते थे, बट अब हमने शुरू कर दिया है। ये इंडस वाटर ट्रीटी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। इंडिया आरबीएस, पाकिस्तान आईसीजे, एंड India can use Western River in a limited way. Non-consumptive uses hydroelectricity storage up to certain limits. और एक परमानेंट इंडस कमीशन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए होती है, देन न्यूट्रल एक्सपर्ट, और उसके बाद परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। मेजर डिस्प्यूट सभी किशन गंगा पे चल रहे हैं, जो कि किशन गंगा इज ऑन झेलम। झेलम रिवर पे किशन गंगा एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना रहा था। अब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का क्या रूल आया कि आप प्रोसीड करो बट विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। और दिस बागलीहार डैम डिस्प्यूट, अच्छा ये बागलीहार डैम चेनाब रिवर पर है। ओके, देन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, बहुत क्रूशियल है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हमारे लिए वाटर, पूरे साउथ एशिया के लिए ही। और बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ, उसकी वजह से वाटर स्ट्रेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो अब जो ट्रीटी 1960 में बनी थी वो शायद इतनी रेलेवेंट नहीं है, तो इसके लिए फ्रेश नेगोशिएशंस की जरूरत है। इसकी क्रिटिसिज्म और प्रेजेस क्या है? क्रिटिसिज्म है कि ओवरली जनरस है पाकिस्तान के लिए, एंड लिमिटिंग इंडियाज यूज ऑफ इट्स ओन रिवर्स। एंड देन प्रेज क्या है? ट्रीटी सर्वाइव वॉर्स एंड क्राइसिस। अच्छा, अगर मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो आप ये वाला पर्सपेक्टिव जरूर देना, क्योंकि हर जगह यही एक नरेटिव है कि इंडिया ने ओवरली जनरस होके पाकिस्तान को ज्यादा पानी दिया है। तो प्लीज अगर आप ये वाला लिखेंगे ना कि हमको जरूरत थी, अगर हमको ईस्टर्न रिवर्स मिली है, तो अल्टीमेटली यहीं पे हमारे डैम्स भी थे, कुछ स्ट्रेटेजिक डैम्स थे जिन पे हम काम कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल सतलुज पे भाखड़ा नंगल डैम उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन में था, तो हमें सतलुज की जरूरत थी कि सतलुज हमारे पास आए। दूसरा, ये जो ईस्टर्न रिवर्स थी इनका टेरेन ऐसा था कि यहाँ पे डैम्स बनाना, रिजर्वायर्स बनाना इजी था। तो इसको भी प्लीज, ये पॉइंट्स अगर आप लिखेंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको लाजमी है कि मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आज तक क्या नरेटिव हम भी सुनते आए हैं कि हम तो बहुत अच्छे थे कि हमने पाकिस्तान को ज्यादा पानी यूज करने दिया, बट अल्टीमेटली ये वाले पॉइंट्स भी ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, अब अगर फ्रेश नेगोशिएशंस होने होती हैं तो उसमें इंजीनियर्स भी इन्वॉल्व होने चाहिए। सिर्फ पॉलिटिक्स वाले लोग नहीं, सिर्फ क्या कहते हैं, पॉलिटिशियंस नहीं, इंजीनियर्स होने चाहिए जिनको हाइड्रोलॉजिकल डेटा के बारे में समझ हो, क्लाइमेट एक्सपर्ट्स होने चाहिए, और अल्टीमेटली फिर एक नेगोशिएशन होनी चाहिए। ऑल राइट, पे हमने टाइम एंड अगेन डिस्कस किया है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उसको लेके शॉर्टेज हमारे यहाँ है, और शॉर्टेज क्यों है? बिकॉज ऑफ चाइना। ठीक है, हम जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, हमने टाइम एंड अगेन ये भी डिस्कस किया है कि ये बहुत जगह यूज है इनका, स्पेस से लेके, देन हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए यूज होता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब कि जो भी हमारे अभी प्रेजेंट गोल्स हैं कि हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने हैं, इलेक्ट्रॉनिक हब बनना है, डिफेंस में आत्मनिर्भर लेके आना है, तो उन सबके लिए क्या चाहिए? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि क्या वो रेयर है? रेयर नहीं है, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऐसा नहीं है कि वो रेयरली अर्थ पे मिलते हैं, उनकी कंसंट्रेशन है, लेकिन प्रॉब्लम इज विद देयर एक्सट्रैक्शन। या तो ये किसी और मेटल के साथ कंबाइन होके मिलेंगे,
तो अल्टीमेटली इनको रिफाइनिंग और इनकी प्रोसेसिंग करने में अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए जो इंडिया के पास नहीं है, या फिर इनकी कंसंट्रेशन बहुत स्कैटर्ड है। तो अल्टीमेटली जब माइनिंग की जाएगी तो वो फिर इतनी इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहती। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के साथ मौजूद है। हाई टेक्नोलॉजी चाहिए रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग के लिए, जिसमें इंडिया भी इतना अच्छा नहीं है, इसकी वजह से हम शॉर्टेज फेस करते हैं। बट हमारे बहुत सारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट हैं, हमको इलेक्ट्रॉनिक हब बनना है, आत्मनिर्भर भारत में, डिफेंस में हमको काम करना है, स्पेस टेक्नोलॉजी अपनी बढ़ानी है, तो उसके लिए तो रेयर अर्थ मैग्नेट्स चाहिए। और ये जो अभी आर्टिकल है दिस इज अबाउट, देखो ऑटोमोबाइल्स में भी रेयर अर्थ मैग्नेट्स की जरूरत पड़ती है। और हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि चाइना ने एक तरह से ब्लॉकेड लगाया हुआ था, चाइना रेयर अर्थ मैग्नेट्स नहीं दे रहा था, हमको भी नहीं और बाकी कुछ कंट्रीज पे भी इन्होंने बेसिकली एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था रेयर अर्थ मैग्नेट्स, और जिसकी वजह से एक सप्लाई क्रंच देखा गया था। और चाइना अनरिलायबल है ही, ये सप्लाई चेन को इस तरह के शॉक्स देता रहता है। और प्रॉब्लम ये है कि चाइना का बहुत, प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 68.6% शेयर चाइना का है। देन उसके बाद 12%, 12.3% यूएस से, एंड देन वियतनाम 10 पॉइंट, सॉरी नॉट वियतनाम, म्यांमार। ये पॉइंट याद रखना, अगर क्वेश्चन में म्यांमार लिखा होगा तो आप लोग आउटराइटली मार्क करेंगे कि यार म्यांमार कैसे हो सकता है, इंडिया के पास नहीं है टेक्नोलॉजी और 10% शेयर इनके पास। सो याद रखना म्यांमार के पास भी है, ठीक है। बट डिफरेंस देखो, 68.6% चाइना और यूएस से सिर्फ 12.3%, ठीक है। तो ये एक तरह से प्रॉब्लम है, 12.3% यूएसए के पास, मतलब काफी ज्यादा डिफरेंसेस है, और चाइना फिर किसी भी हाल में रिलायबल नहीं है। तो हमारे जो ऑटो मेकर्स थे वो बेसिकली प्रॉब्लम शेयर फेस कर रहे थे, क्योंकि हमारे को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था, रेयर अर्थ मैग्नेट्स वहां से नहीं आ रहे थे जो कि ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं। तो अल्टीमेटली जो प्रोड्यूस्ड पार्ट्स खरीदने पड़ रहे थे ऑटोमोबाइल्स के लिए। अब क्या प्रॉब्लम है कि जो ये पीएलआई स्कीम्स है इसमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं इन प्रोड्यूसर्स को, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में। अब इसमें एक क्लॉज है कि एटलीस्ट 50% की वैल्यू एडिशन आपको लोकली करनी पड़ेगी। तो ये लोग रेयर के रॉ मटेरियल की फॉर्म में लेते थे एंड देन अल्टीमेटली उसको डेवलप करते थे, एंड इनको पीएलआई में बेनिफिट मिलते थे। बट अब क्योंकि इनको मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स खरीदने पड़ रहे हैं चाइना और वियतनाम से एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है, वियतनाम ही है इसमें, म्यांमार नहीं है, वियतनाम, वियतनाम से इंपोर्ट करके लाना पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली पीएलआई में बेनिफिट नहीं मिल रहा, और ये लोग बहुत सफर कर रहे थे और यही इन्होंने बताया। ठीक है, ये तो पीएलआई वाला एग्जाम्पल हो गया, नॉट एग्जाम्पल, न्यूज पीएलआई वाली। ठीक है, कि पीएलआई में क्या हो रहा था कि 50% की वैल्यू एडिशन की रिक्वायरमेंट है, 50% वैल्यू एडिशन आपको करनी पड़ेगी डोमेस्टिकली, तभी आप फायदा उठा सकते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम का, अदरवाइज नहीं। तो अभी क्या हो रहा है, क्योंकि इनको एक्सपोर्ट्स नहीं आ रहे थे रेयर अर्थ मैग्नेट्स के, तो अल्टीमेटली इनको प्रोड्यूस्ड या फिर मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स खरीदने पड़ रहे थे, फुल्ली बिल्ट कंपोनेंट्स इनको खरीदने पड़ रहे थे चाइना और वियतनाम से इंस्टेड ऑफ रॉ मटेरियल, और जिससे डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन इम्पैक्ट हो रही थी, एंड अल्टीमेटली जो पीएलआई के अंडर बेनिफिट्स मिलते हैं वो नहीं मिल रहे थे। ठीक है, सो ये दिस वाज द प्रॉब्लम विद ऑटोमोबाइल सेक्टर। अब हमारी चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए, 68.6% तो प्रोडक्शन, ग्लोबल प्रोडक्शन चाइना ने ही डोमिनेट की हुई है, और चाइना कंट्रोल ओवर 60 to 70%, हमने देख लिया 68.6 है। इंडिया का ऑटो सेक्टर इज वल्नरेबल एज मोस्ट सप्लायर्स आर चाइनीज। जो ये फुल्ली बिल्ट कंपोनेंट्स आते हैं या जो रेयर अर्थ मैग्नेट लगते हैं, अच्छा मैग्नेट कौन सा होता है, नियो, ये नाम होता है उस रेयर अर्थ मैग्नेट का जो अल्टीमेटली ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है। ठीक है, रेयर अर्थ, यू मस्ट बी नोइंग, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हमारे जो जो हम पढ़ते थे, पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे, उसमें 17 ग्रुप ऑफ 17 एलिमेंट्स, जिसमें स्कैंडियम, रिट्रियम, लेंथेनॉइड्स ये आते थे, इनको कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। 17 एलिमेंट्स कुछ होते हैं, मैंने बता दिया कि रेयर ऐसा इतना नहीं है कि मिलते नहीं है, मिलते तो है पर इनकी कंसंट्रेशन या तो स्कैटर्ड है, या फिर इनकी रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग में बहुत पैसा खर्च हो जाता है, या बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, बिकॉज ये बहुत सारे और मेटल्स के साथ कंबाइंड मिलते हैं। और इनकी खास बात ये है कि ये और मेटालिक और नॉन मेटालिक जो एलिमेंट्स हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड देन अल्टीमेटली इनके
बिहेवियर, स्पेसिफिक बिहेवियर शो करते हैं, जो कि फिर काम आता है हमारे लिए इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में। ठीक है, तो ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, हर एक चीज में यूज हो रहे हैं। एंड ये हमने देख लिया कि ऑटोमोबाइल से ये नियोडीमियम एक रेयर अर्थ मैग्नेट होता है, जिससे अल्टीमेटली जिसको अल्टीमेटली ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है। ठीक है, इससे बहुत पावरफुल मैग्नेट्स बनाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज होते हैं। ठीक है, सिर्फ ऑटोमोबाइल में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज होते हैं। बेसिकली जहां पे भी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की जरूरत होगी, वहां पे इस रेयर अर्थ एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। एक और होता है सीरियम। सीरियम शायद आपने सुना होगा। सीरियम जो कि कैटालिटिकल कन्वर्टर बनाने में यूज होता है। कैटालिटिकल कन्वर्टर जो कि अल्टीमेटली एग्जॉस्ट गैस से पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का काम करता है। तो सीरियम भी बहुत यूज होता है। सीरियम भी चाहिए होता है ऑटोमोबाइल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर्स बनाने में। सो यू मस्ट हैव गेस्ड बाय नाउ कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना कंट्रोल कर रहा है, चाइना बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, अब ये हमने देख लिया कि पीएलआई में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने ये ऐड नहीं किया था। ये तो आपको पता ही था, इसमें तो कुछ नई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। नई इन्फॉर्मेशन है कि हम अपने जो इम्पोर्ट्स हैं वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और उसके लिए हमने एक बहुत ही अलग सा स्टेप चूज किया है। उसमें हम क्या करेंगे, एक म्यांमार का काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी है। क्या हुआ था जब म्यांमार में कू हुआ, ठीक है, तो एक रेबल ग्रुप था यहाँ, ये काचिन स्टेट में, केआईए, काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, इनका कंट्रोल यहाँ पे आ गया काचिन स्टेट में। तो बेसिकली इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय दिस काचिन स्टेट, इज एडमिनिस्टर्ड बाय अ रेबल ग्रुप। ठीक है, ये देखो, ये हमारे अरुणाचल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस है इस काचिन स्टेट की। और ये जो काचिन स्टेट है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिफाइनरीज हैं, और हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो होते हैं उसकी कंसंट्रेशन भी यहाँ है। ठीक है, अब उसके कारण यहाँ पे रिफाइनरीज और हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रोडक्शन की जाती है। अब जैसे ही म्यांमार में कू हुआ, और जो अभी प्रेजेंट स्टेट है, तो उस समय पे जो ये काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी थी, इन्होंने बहुत ज्यादा अपनी डोमिनेंस यहाँ पे शो करी, एंड अल्टीमेटली इन रिफाइनरीज पे बहुत ज्यादा कंट्रोल ले लिया। So, अभी जो रिफाइनरीज है वो गवर्नमेंट, वहां की जो हुंटा गवर्नमेंट है उसके, या जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वहां के अभी अपॉइंटेड हैं, जिनसे अभी प्रधानमंत्री हम मिले भी थे एससीओ के समय पे, एससीओ में मिले थे शायद, हाँ एससीओ में ही मिले थे म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर से। बट उनके कंट्रोल में ये काचिन स्टेट नहीं आती, ये एक मिलिटेंट ग्रुप के कंट्रोल में आती है। उसके साथ इंडिया चाहता है कि हम डायरेक्टली इनसे मांग लें, बट ये प्रॉब्लम भी होगी अगर हम एक नॉन स्टेट एक्टर के साथ डील करेंगे। ठीक है, एक नॉन स्टेट एक्टर के साथ कोलैबोरेशन करेंगे तो वर्ल्ड में हमारी क्या इमेज बनेगी। वैसे ही हम पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, हाँ, प्यूरिटिव टैरिफ्स हम पे लगे हुए हैं बिकॉज ऑफ रशिया, कि रशिया एक वॉर कर रहा है, वॉर क्राइम्स कर रहा है, एंड अल्टीमेटली हम उनसे ऑयल खरीद रहे हैं, हम वॉर को फ्यूल कर रहे हैं, ऐसा नरेटिव हमारे अगेंस्ट ऑलरेडी है, हम पे सैंक्शंस लगे हुए हैं। अब अगर हम एक नॉन स्टेट एक्टर के साथ भी डील करने लगेंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारे लिए बढ़ जाएगी। बट सिंस अगर हम अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखें, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स को प्रोक्योर करें इनसे। तो अब देखते हैं, क्योंकि चाइना रिलायबल नहीं है, तो अल्टीमेटली हमको इस तरह की डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ेगी। देखो, ऐसा नहीं है कि चाइना, इंडिया के पास रिजर्व नहीं है। अगर रिजर्व्स की बात करें तो वहां पे भी चाइना नंबर 1 पे है। ठीक है, ऑलमोस्ट 44 लाख टन्स इनके पास है। देन उसके बाद ब्राजील है, और उसके बाद है इंडिया। तो यानी कि हमारे पास रिजर्व्स तो है, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इसकी रिफाइनिंग और प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए। और अल्टीमेटली हम इसीलिए जापान और साउथ कोरिया के साथ हमने अभी जो एमओयू साइन किया, जापान के साथ हमने एक एमओयू साइन किया, उसमें मैंने आपको बताया था कि रेयर अर्थ के लिए भी हमने कोलैबोरेशन करनी है। तो वो हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, जिससे कि अल्टीमेटली फिर हम अपने रिजर्व्स का भी फायदा उठा सकेंगे। ठीक है, समझ आई बात। तो यानी कि रिजर्व्स तो हमारे पास है, बट प्रॉब्लम है ये काचिन स्टेट की लोकेशन याद रखना। तो यही था इस आर्टिकल में, बेसिकली पीएलआई स्कीम को के बेनिफिट्स ऑटो मेकर्स को नहीं मिल रहे थे, तो अब चाइना क्या कर रहा है कि एक रेबल ग्रुप है उनके साथ
मिलके उनसे चाह रहा है कि हमारी जो सप्लाई चेन सिक्योरिटी है उसको हम सिक्योर कर सके, ठीक है। और ये एनर्जी, डिफेंस, इन सब चीजों में यूज होता है। ये एक म्यांमार का एथनिक आर्म्ड ग्रुप है, काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, जो कि पोटेंशियल साइट्स को कंट्रोल करता है, और यहाँ पे कुछ रिफाइनरीज भी हैं। अच्छा, ये पहले चाइना से डील करते थे, ठीक है, बट अल्टीमेटली अब ये चाइना के साथ डील नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज ये चाइना को भी एक्सपोर्ट करते थे ये अपना रॉ मटेरियल। चाइना के पास अपने आप तो रिजर्व्स है ही, बट वो बाकी ग्लोबली भी रिजर्व्स को चाहता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिस्क से भी इसके साथ एसोसिएटेड है कि हाई इनपुट कॉस्ट ऑफ ऑटोमेकर्स, पोटेंशियल स्लो डाउन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन एंड कम्पिटिटिवनेस लॉस, की जो ये हमको प्रॉब्लम होती है रेयर अर्थ मैग्नेट्स प्रोक्योर करने में, ठीक है। पीएलआई स्कीम फॉर ऑटो सेक्टर 2021, देन नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019, जो कि एनकरेज करती है एक्सप्लोरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मिनरल्स इंक्लूडिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स। क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटेजी, जिसमें 30+ मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया गया है इंक्लूडिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्रिटिकल फॉर इंडियाज इकोनॉमिक सिक्योरिटी, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप सिक्योरिंग लिथियम, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। क्वाड कॉपरेशन में रेजिलियंट सप्लाई चेन्स पे हम फोकस करते हैं। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स है जो गवर्नमेंट ने लिए हैं रेयर अर्थ मैग्नेट्स को प्रोक्योर करने के लिए। और अच्छा, डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन की बात करें तो हम थ्रू पीपीपी मॉडल भी ये करना चाहते हैं, एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स भी हमने की है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, आसियान कंट्रीज के साथ। देन रीसाइक्लिंग, देखो सर्कुलर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा चल रहा था कि जो अर्बन माइनिंग की जाए, ताकि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल फोन्स, टीवीज, इनको कबाड़ में बेचने से अच्छा है कि एक सप्लाई चेन बनाई जाए। एक तरह से हमको पता हो कि जब हमारा टीवी या फोन खराब हो रहा है तो हमको किसके पास जाना है। फिर अल्टीमेटली यहाँ से अर्बन माइनिंग कर ली जाए। माइनिंग इज व्हाट, कि इसमें जो पार्ट्स में यूज हुए हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, उनको एक तरह से रिसाइकल करके फिर से यूज कर लिया जाए। तो ई वेस्ट से अल्टीमेटली साइक्लिंग की जाए। तो इसके लिए लेकिन हमको सप्लाई चेन उस तरह से स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, ठीक है। उस तरह का फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि लोगों को बताना पड़ेगा कि अगर आपको फोन खराब हो रहा है तो आपको कहाँ जाना, ठीक है। कबाड़ में नहीं फेंकना, वो किसी को देना है। कुछ चेन्स एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, जहां से आपने खरीदा है उन्हीं को वापस दे दें, या तो अल्टीमेटली एक तरह से फॉर्मलाइज्ड हो जाएगा सब कुछ। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। देन आर एंड डी इन्वेस्टमेंट एंड मैग्नेट के सब्स्टिट्यूट्स ढूंढने में। अच्छा, ये तो एक पॉइंट हो गया कि हमने रिजर्व्स की क्योंकि कमी थी तो काचिन स्टेट से कर रहे हैं। काचिन स्टेट म्यांमार, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एक पॉइंट है, अब इंडियन की गवर्नमेंट है वो बहुत कुछ कर रही है क्रिटिकल और एटॉमिक मिनरल्स के लिए। अब एक और चेंज लेके आए हैं कि इससे पहले क्या होता था, देखो कोई भी माइनिंग अगर होनी है, किसी एरिया पे माइनिंग होनी है, तो वहां पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का है, उसके अंडर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होती है। हमने 2-3 बार ये डिस्कस कर चुके हैं। अब ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में एक मैंडेटरी क्लॉज होता था पब्लिक हियरिंग का। पब्लिक हियरिंग में कौन कौन इन्वॉल्व होते थे? जो फॉर एग्जाम्पल वहाँ के एनजीओज थे, या वहाँ पे अफेक्टेड एरियाज के लोग थे। और ये जो मीटिंग होती थी, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के सामने ये मीटिंग की जाती थी, और इसको हेड करते थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। तो ये एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के नॉड मिलने से पहले ये प्री ट्रायल हियरिंग एक तरह से होती थी, पब्लिक हियरिंग, जिसमें ये जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, जैसे एनजीओज या अफेक्टेड लोग, ये आपस में अपने कंसर्न्स बताते थे, और इनको ट्रांसपेरेंटली बताया जाता था कि इसके क्या क्या इन्वायरमेंट इम्पैक्ट इसका होगा, पोटेंशियल अफेक्ट्स इसके क्या क्या हो सकते हैं। ये सब कुछ इन लोगों को बताया जाता था इस पब्लिक हियरिंग में, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, इससे पहले ये एक मैंडेटरी क्लॉज होता था, ये करवाना ही पड़ता था। इसके बाद ही मिलती थी एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का नॉड, ठीक है। हमने ये प्रोसेस पूरी डिस्कस करी थी कि कोई भी बड़ा लार्ज प्रोजेक्ट हो माइनिंग के लिए या किसी भी चीज के लिए, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो अल्टीमेटली उसके लिए पहले इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, देन उसके बाद एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का नोट चाहिए होता है। और अगर फॉरेस्ट एरिया आप डाइवर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी रेगुलेशंस चाहिए। तो इस तरह की रेगुलेशंस हमने डिस्कस करी है पहले भी, और ये सब किसके एम्बिट में आता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर माइनिंग क्रिटिकल मिनरल या एटॉमिक मिनरल्स के लिए की जा रही है तो उसके लिए ये पब्लिक हियरिंग या पब्लिक कंसल्टेशन मैंडेटरी नहीं होगी, ठीक है। अब इसको करने के लिए जो ईआईए है उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में 2006 की जो नोटिफिकेशन है ये
पब्लिक हियरिंग होती है, इसको अमेंड किया जाएगा। इसको अमेंड करके अल्टीमेटली रिलैक्सेशन दी जाएगी कि पब्लिक हियरिंग ना की जाए। ठीक है। So project will undergo comprehensive appraisal by expert committee and be evaluated at the central irrespective of lease area. ठीक है। तो ये न्यूज आर्टिकल देखते हैं। होपफुली आपको समझ आया कि क्या होने वाला है। जो पब्लिक हियरिंग पहले होती थी जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते थे, अपने कंसर्न्स बताते थे, उनको ट्रांसपेरेंसी से सब कुछ बताया जाता था, अब उसको एक तरह से डेफर कर दिया गया है। और ये क्यों किया है? ताकि क्रिटिकल और एटॉमिक मिनरल्स हम आसानी से प्रोक्योर कर पाए। ठीक है। सो ये डिसीजन क्यों लाया गया? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट और स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन को साइड करते हुए ये रिक्वेस्ट करी थी ताकि ये नॉड हटा दिया जाए और अल्टीमेटली स्पीडी अप्रेजल एंड अप्रूवल मिल सके इस तरह के प्रोजेक्ट्स को, जो कि डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा उसी लाइन में हो रहा है कि हमको रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए, क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, जो कि अल्टीमेटली हमको डिफेंस, स्पेस और इन सेक्टर्स में हेल्प कर सके। और इसके लिए हमको जो मेटल्स चाहिए या जो एलिमेंट्स चाहिए वो अल्टीमेटली, या मिनरल्स चाहिए टू बी प्रिसाइज, वो हमें आसानी से मिल सके। ठीक है। अब ये एग्जेम्पशन किसको अप्लाई करेगी? जो मिनरल्स पार्ट डी में लिस्टेड है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ एमएमडीआर। यू मस्ट हैव रेड अबाउट एमएमडीआर। एमएमडीआर जिसको मिनिस्ट्री ऑफ माइंस बेसिकली कंट्रोल करती है, इस एक्ट को, एमएमडीआर एक्ट आया था 1957 में। इसमें सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स भी हुई है। इसमें 4 शेड्यूल्स है। तो फर्स्ट शेड्यूल में हाइड्रोकार्बन्स और मेटल्स लिस्टेड है। उसी के शेड्यूल पार्ट डी में ये क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स लिस्टेड है। ठीक है। तो इसमें 4 शेड्यूल्स हैं, जिसमें सेकंड में रेट्स ऑफ रॉयल्टी आता है, देन थर्ड में डेड रेंट की बात होती है। डेड रेंट क्या होता है? डू यू नो? डेड रेंट होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने अभी कोई लैंड है, वो ऑक्शन हुआ एंड बिडिंग में वो जीत गए, कोई एक इंडिविजुअल, एंड देन अल्टीमेटली उन्होंने अभी माइनिंग शुरू नहीं की है। जैसे वो माइनिंग शुरू करेंगे फिर वो रॉयल्टी पे करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी माइनिंग नहीं कर रहे हैं, तो उनको एक मिनिमल सा डेड रेंट तो पे करना ही पड़ेगा, चाहे वो माइनिंग कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं। ठीक है। चाहे उन्होंने ऐसे ही वो एरिया रखा है, उसको कहते हैं डेड रेंट। ये शेड्यूल 3 में आता है। देन शेड्यूल 4 में वो मिनरल्स लिस्ट किए गए हैं जिनके लिए ऑक्शन होना जरूरी है। ठीक है। ऑक्शन ओनली मिनरल्स। एमएमडीआर में अमेंडमेंट भी हुई थी, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि अब मिनरल्स को ऑक्शन कैसे किया जाएगा? बिडिंग से, जिससे अल्टीमेटली ट्रांसपेरेंसी इंश्योर किया जा सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट एमएमडीआर एक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इसको बेसिकली एडमिनिस्टर करती है। जो ओनरशिप होती है माइनिंग वाले एरियाज की या माइंस की, ओनरशिप होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास, लेकिन रेगुलेशन और डेवलपमेंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। तो इसी के पार्ट डी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में आता है क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। उन मिनरल्स को ये एग्जेम्पशन अप्लाई होगी, सभी मिनरल्स को नहीं होगी। सभी मिनरल्स में पब्लिक हियरिंग होगी। ठीक है। ई इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA नोटिफिकेशन 2006, इसको अमेंड किया जाएगा टू अलाउ दिस रिलैक्सेशन एंड द प्रोजेक्ट्स विल अंडरगो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल बाय एक्सपर्ट कमिटीज, बट इवेल्युएट कौन करेगा उसको? सेंट्रल लेवल पे। ठीक है। Then exemption aims to accelerate mineral extraction, need for surveillance, communication system, radar, sonar, इन सब चीजों के लिए, क्योंकि ये रेयर अर्थ या क्रिटिकल और एटॉमिक मिनरल्स चाहिए होती है, तो अल्टीमेटली इन पे ये एग्जेप्शंस लागू होगी। रैशनल वही है कि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स लिथियम, निकल, टंगस्टन, टाइटेनियम, ग्रेफाइट, यूरेनियम होते हैं, ये बहुत क्रूशियल है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। देखो, डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये एग्जेम्पशन दी गई है। ठीक है। और हमको इसके लिए अनइंटरप्टेड एक्सेस चाहिए, जो अल्टीमेटली इस तरह के प्रोविजन से थोड़ा हैम्पर हो जाती है, इसीलिए थोड़ा रिलैक्सेशन दी जा रही है। देन अटॉमिक मिनरल्स लाइक मोनोजाइट आर वाइटल फॉर न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल्स। अच्छा, मोनोजाइट कहाँ मिलते हैं? हमारी कोस्ट में, एंड इंक्लूडिंग द थर्ड स्टेज ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम्स, उनमें भी ये अटॉमिक मिनरल्स यूज होते हैं। सो डिफेंस प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू क्रिटिकल माइनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर आर्म व्हीकल्स, टैंक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये हमने देख लिया पूरा कि इन सब चीजों में यूज होता है, इसके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसा है कि डिसीजन इज एन अमेंडमेंट टू EIA, और ये EIA किसके अंडर इशू होती है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है। जिसमें ओरिजिनली पब्लिक हियरिंग्स रिक्वायर्ड थी, एक मैंडेटरी प्रोविजन था, उसके बाद ही एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का नोट मिलता था, बट अब इसको रिलैक्स कर दिया जाएगा सिर्फ पार्ट डी के लिए, पार्ट डी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ MMDR एक्ट। MMDR एक्ट के 4 शेड्यूल है, इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस कर लिए। एक में
मेटल्स लिस्टेड है, हाइड्रोकार्बन्स एंड मेटल्स, एंड दूसरे में रॉयल्टी के रेट आते हैं, तीसरे में डेड रेंट आता है, और उसमें जो ऑक्शन वाले ऑक्शन ओनली मिनरल्स हैं वो लिस्टेड है। प्लीज सारा याद रखना, जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ याद रखना, किसी भी चीज से क्वेश्चन आ सकता है, वी डोंट नो। देन environmental clearance will still be mandatory but processed at the central level, ठीक है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जरूरी होगी बट वो सेंट्रल लेवल पे प्रोसेस की जाएंगी, ठीक है। देन द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन हैज बीन लॉन्च्ड विद एन एस्टिमेट ऑफ, अच्छा ये नेशनल क्रिटिकल क्रिटिकल जो मिनरल मिशन है ना, इसी से फिर इसी को लॉन्च करके इसी के अंडर ये जो म्यांमार से किया रेबल्स है ना, इनसे प्रोक्योर होना है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, IREE उसके एब्रीवेशन है। इस आर्टिकल में कहीं तो लिखा था यार, वो बेसिकली फिर IREL मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन्वॉल्विंग IREL इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड, ये एक प्राइवेट फर्म है जो अल्टीमेटली टेस्टिंग और सोर्सेज का काम करेगी, ठीक है। ऑलराइट, तो ये नेशनल क्रिटिकल मिशन भी इसी दिशा में है कि वो हमारी कंट्री में जो रेयर अर्थ जहाँ पे भी है उसको मैप किया जाए, माइन किया जाए, प्रोसेस किया जाए। और इसी में एक प्राइवेट कंपनी भी, क्योंकि पीपीपी मॉडल पे भी ये काम कर रहा है IREL, जो म्यांमार वाले टेस्टिंग वगैरह में काम करेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा, हमने काफी सारे आर्टिकल्स आज डिस्कस करे, थोड़ा लंबा हो गया सेशन बट इट्स ओके। प्लीज सेशन को लाइक कर देना, काफी ज्यादा मेहनत लगती है, और थैंक यू।